नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन। मैं आपके साथ आस्था ठाकुर। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भिवानी में TIT&S में कंप्यूट एक्स 2026 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। AI और कंप्यूटिंग पर देश विदेश के विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की एक जरूरत बनता जा रहा है। आप सभी को हमारा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति चौधरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग, TIT&S कॉलेज भिवानी। आज हमारे कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग में हमने कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यह एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, कंप्यूटेक्स 2026। इस कॉन्फ्रेंस का मेन थीम हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। आजकल हम सभी सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम अपने बच्चों को इसी कंसेप्ट पे कुछ नया सुनने को दें। तो इसलिए हमने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी। इस कॉन्फ्रेंस में हमें लगभग 250 पेपर प्राप्त हुए, जिसमें से 180 पेपर हमने चयनित करे बच्चों के प्रेजेंट करने के लिए। कॉन्फ्रेंस में हमारे कीनोट स्पीकर प्रोफेसर युद्धवीर, वरिष्ठ प्रोफेसर हैं UIT MDU रोहतक से, प्रोफेसर ओम प्रकाश सांगवान, चेयरमैन हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग के GJU हिसार से। उन्होंने एज अ कीनोट स्पीकर हमारे बीच में आज आए और 2 स्पीकर हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े, जिसमें प्रोफेसर मीनाक्षी सऊदी अरेबिया से एंड हमारे मिस्टर रोहित जो कि AI एक्सपर्ट हैं HCL टेक्नोलॉजीज से। उन्होंने ऑनलाइन जुड़कर अपने विचार साझा करे। आज इस प्लेटफॉर्म पे हमने बच्चों को विभिन्न तरह की जानकारियां प्राप्त करवाई, विभिन्न एक्सपर्ट्स से उन्होंने बातचीत की, उनके विचार सुने कि इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या प्रोफेसर्स के माध्यम से रिसर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या चल रहा है। इसी के साथ हमारे बच्चों ने भी अपने शोध पत्र लिखे और वो बच्चों ने भी अपने शोध पत्र प्रेजेंट करे। सुबह के समय हमारा यही कार्यक्रम था। दोपहर के खाने के बाद जो हमारा कार्यक्रम रहा उसमें विभिन्न संस्थानों से डॉक्टर आलोक शर्मा, डॉक्टर पारुल, ऑनलाइन सेशन में डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर मीना मलिक, डॉक्टर अजय, डॉक्टर परमानंद, इन लोग हमारे साथ जुड़े और इन्होंने बच्चों से आमने सामने बैठकर अपने विचार साझा करे। हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों ने भी आज बहुत नई चीज़ें सीखी कि संस्था में, रिसर्च में, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, जो आगे जाके उनका भविष्य बनाने में उनकी बहुत मदद करेंगे। हमारे कॉलेज के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस आयोजन किया, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी में स्पीकर और स्टूडेंट भी आए हुए हैं और हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के भी सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सुबह आज जो बिफोर लंच जो प्रोग्राम हुआ उसमें इन्वाइटेड स्पीच थे, जिसके अंदर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या लेटेस्ट एप्लीकेशन है उसके ऊपर एक्सपर्ट ने अपनी अपनी ओपिनियन बताया। और जैसे आपको पता है आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस में। खाली भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में AI के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, बिकॉज AI जो है ये खाली कंप्यूटर साइंस नहीं, सारे डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन हो रहा है, जिससे खासकर हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, गवर्नेंस में, डिफेंस में ये काफ़ी एप्लीकेशन हो रहा है। इसलिए इस एरिया में आज की डेट में सबसे ज़्यादा जोर है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी AI के ऊपर काफ़ी जिसको बोलते हैं AI मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने स्टार्ट किया। इवन हमारे स्टेट में हरियाणा में भी हरियाणा का AI मिशन आया है। 2025 में ये मिशन स्टार्ट हुआ। हरियाणा गवर्नमेंट ने करीब 450 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से लेके ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है।
और इसके अंदर स्टार्टअप प्रोजेक्ट है, इनोवेशन प्रोजेक्ट है, स्किलिंग प्रोजेक्ट है। सो कई सारे सेक्टर में हरियाणा गवर्नमेंट भी एआई के ऊपर काम कर रहा है। नारी शक्ति भारत के विकास की सबसे मजबूत नींव बनकर उभर रही है। सरकार की विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है। नई शिक्षा नीति और डिजिटल सशक्तिकरण से महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। महिलाएं सशक्त समाज, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित एक संवैधानिक संशोधन जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है। ये केवल भारत के महिलाओं के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण का मुद्दा केवल समानता या प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है। इसका मूल प्रश्न ये है कि किस प्रकार का समाज हम बनाना चाहते हैं, और इसका प्रमाण स्पष्ट है कि जब महिलाएं नेतृत्व करती है तो सभी को लाभ मिलता है। जैसे वैश्विक शोध लगातार ये दिखाते हैं कि जब अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल होती है तो क्या उसमें परिणाम देखने को मिलता है। जैसे अर्थव्यवस्था है तेजी से बढ़ती है, इसकी आय में समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। यदि लैंगिक अंतर को कम किया जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग $7 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है। महिलाओं की शिक्षा बढ़ने से टिकाऊ और समावेशी विकास को भी बल मिलेगा। जिन कंपनियों में उच्च पदों पर अधिक महिलाएं होती है उनका प्रदर्शन हमेशा बेहतर होता है। भारत में पिछले दशक में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जैसे 72% घर महिलाओं के नाम पर पीएमवे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 43% स्टेम ग्रेजुएटी महिलाओं को, मुद्रा योजना के 69% ऋण महिलाओं को मिला, स्टैंड अप इंडिया के 84% लाभार्थी महिलाएं, सरकारी योजनाएं जिन्होंने महिलाओं की जीवन की गुणवत्ता को सुधार किया है। उज्ज्वला योजना 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन महिलाओं के लिए, जल जीवन मिशन 14 करोड़ 45 लाख घरों में पानी, स्वच्छ भारत मिशन खुले में शौच से मुक्ति मिली, वित्तीय और स्वास्थ्य सशक्तिकरण में महिला समान बचत प्रमाण पत्र, मातृ मृत्यु दर में कमी आई, मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह तक का किया, राजनीति भागीदारी में महिलाओं की लोकसभा में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई, पंचायतों में 46% महिलाएं प्रतिनिधित्व करती दिखाई दे रही है, शासन में महिलाएं भारत के लोकतंत्र का अगला कदम। आज भारत में हर चुनाव में महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों में लाइनों पे खड़ी दिखाई देती है और वोट डालती है। हाल के चुनाव में कई जगह महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी ज्यादा दिखाई दी। ये महत्वपूर्ण बदलाव दिखाते हैं कि अब महिलाएं लोकतंत्र के किनारे नहीं बल्कि केंद्र में स्थित है। 2024 तक भारत में कुल मतदाताओं के लगभग 48.62% महिलाएं यानी 47 करोड़ से ज्यादा पुरुषों से और महिलाओं के बीच का अंतर भी कम हो रहा है। 2024 में यही आंकड़ा 65.78% महिलाओं ने वोट डाला, जो पुरुषों से थोड़ा ज्यादा है। और विधानसभाओं को देखते हैं तो वह महिलाओं की संख्या अभी भी कम है। लेकिन जब संसद और विधानसभाओं को देखते हैं वहां महिलाओं की संख्या अभी भी कम है। लोकसभा में 1952 में 22 महिलाएं थी, जो 2024 में बढ़कर 75 हो गई है। राज्यसभा में भी महिलाओं की भागीदारी लगभग 17% है। ये प्रगति तो है, लेकिन एक आदर्श स्थिति से दूर है। गांव में हमने देखा कि जब महिलाओं को मौका मिलता है तो अच्छा काम करती है, अच्छा प्रदर्शन करती है। पंचायत राज्य संस्थाओं में आज लगभग 14.5 लाख महिलाएं चुनी गई है, जो कुल प्रतिनिधित्व का लगभग 46% है। इन गांव में छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं, जैसे पानी की सुविधाएं, स्कूल की मरम्मत,
साफ सफाई, पोषण, स्वास्थ्य पर ध्यान। ये बदलाव लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। इससे ये सीख मिली है कि जब महिलाओं को मौका मिलता है तो वो सिर्फ पद नहीं संभालती बल्कि शासन को भी मजबूत बनाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम महत्वपूर्ण है। इस कारण के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएगी, जिससे SC और ST सीटें भी शामिल हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मजबूत बनाना ही विकसित भारत की सबसे बड़ी आधारशिला है। सरकार की योजनाओं से महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता मिल रही है। वंदन जो अभियान हो रहा है और पूरे देश में बहुत ही बड़ा आज के दिन ये अभियान है नारी सशक्तिकरण को लेकर। आप सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सपना है कि हम महिलाओं के लिए महिलाओं को सशक्त कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में महिलाओं के लिए बनाई हैं। मैं कहती हूँ कि हर दूसरे महीने एक नई योजना आती है ताकि महिलाओं की सशक्तिकरण हो सके। इनमें से सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि हमारी जो पहली योजना थी वो थी उज्ज्वला योजना, गैस को लेकर। बहुत सारी महिलाओं को गैस मिला है इसमें और बहुत खुशी हुई है। इसके साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान चला था। महिलाओं को शौचालय नहीं मिलता था, घर में शौचालय बनाए गए हैं ताकि महिलाओं को असुविधा ना हो। मोदी जी ने उसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो पानीपत से शुरू की थी, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, जिसके कारण आज के दिन बहुत सारे बच्चियां आज के दिन पढ़ रही हैं और जो संख्या स्कूलों में लड़कियों की है वो आगे बढ़ गई है। हमारे हरियाणा में भी हमारे CM साहब उन्हीं के नक्शे कदम पे आज के दिन लाडो लक्ष्मी योजना लाए हैं ताकि हमारी जो हरियाणा की महिलाएं हैं उनको भी हम एम्पावर कर सकें, उनका सशक्तिकरण कर सकें। आप जानते हैं कि महिलाओं की पूरे भारत में आज के दिन कुछ 49% जो वोटर्स हैं वो महिलाएं हैं और उसका लगभग 47 करोड़ इलेक्टोरेट का नंबर आता है और उनमें से 66% से भी ज्यादा महिलाएं लाइन में लगकर वोट देती हैं। उनकी भागीदारी बहुत बारी पुरुषों से भी ज्यादा होती है और आज के दिन उनकी भागीदारी जैसे बढ़ रही है, उनका नेतृत्व, उनका रिप्रेजेंटेशन और बढ़ाने के लिए मोदी जी आज के दिन ये अभियान लेकर आए हैं ताकि 33% आरक्षण लोकसभा में भी और राज्य विधानसभाओं में भी आगे चलकर महिलाओं को। गुरुग्राम मानेसर में मजदूरों पर लाठीचार्ज के विरोध में कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन किया गया। जन संघर्ष मंच के पदाधिकारियों ने लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। पदाधिकारियों के सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। आप जानते हैं कि मानेसर में और गुड़गांव में जो वहाँ के मज़दूर हैं इस मांग के लिए लड़ रहे हैं कि आज महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गैस मिल नहीं रही है, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं और पिछले 10 साल से हरियाणा सरकार ने मजदूरी में वृद्धि नहीं की है और 30,000 रुपये मजदूरी होनी चाहिए और 8 घंटे का कार्य दिवस सख्ती से लागू होना चाहिए और अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाया जाए
तो नियमानुसार ओवर टाइम डबल दिया जाना चाहिए। और जो पीएफ है उसमें कोई घोटाला नहीं होना चाहिए। और बाकी जो है गैस जो है, खास तौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनको सरकार कह रही है वे छोटे सिलेंडर हमने लागू कर दिए, लेकिन वास्तव में अभी भी मिल नहीं रही है। इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसको लेकर के 2 अप्रैल से वहाँ गुड़गांव मानेसर में मजदूर हड़ताल पे हैं। विभिन्न कंपनियों के दर्जनों कंपनियों के मजदूर हड़ताल पे हैं, लेकिन सरकार ने और यहाँ के लेबर महकमे ने, यहाँ के श्रम मंत्री ने मजदूरों की बात सुनने की बजाय दमनात्मक कार्रवाई का रवैया अपनाया हुआ है। अभी बीच में कई बार जो है पुलिस ने दखल किया। 9 तारीख को वहाँ जो है बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। पुलिस कर्मियों ने, ये हमने वीडियो आ रही हैं कि महिला मजदूरों के ऊपर लाठी बरसाई है, कपड़े फाड़े गए हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी, एक महिला उसका सिर फूटा है, बहुत सारे मजदूर घायल हैं। और इतनी पर नहीं रुकी है, हमारे 55 मजदूरों को सरकार ने गिरफ्तार किया हुआ है, जिसमें 20 महिला मजदूर हैं। और बहुत संगीन धाराएं कि भी इन्होंने तो हत्या का प्रयास किया, आगजनी का प्रयास किया। और सबसे गजब की बात है कि अगर कोई मजदूर संगठन उसका आंदोलन का समर्थन करने के लिए गया, केंद्रीय कैजुनों में से या किसी अन्य संगठन का, मासा के घटक संगठन गए, तो के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। और जो मानेसर में पुलिस दमन चल रहा है उसके खिलाफ, यानी किस तरह से 20 महिलाओं को जेल में बंद कर दिया इन्होंने 2-3 दिन के अंदर, 40-45 मजदूरों पे और कैसा झूठे केस बना दिए हैं। और उनकी मांग क्या है? उनकी मांग यही थी कि जो सरकार जो है मिनिमम वेज है वो बढ़ा दे। 11 साल से कोई मिनिमम वेज सरकार ने बढ़ाई नहीं थी, तो 2020 में रिव्यू होनी थी, वो नहीं की और अब करी है। और उसमें सरकार जो है, वो जो मालिक हैं वो बोर्ड पे कंपनियों में लगा नहीं रहे थे, वो मांग कर रहे थे। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था गुड़गांव और मानेसर में, और महिलाएं सड़क पे आ गई, लेकिन वहाँ पुलिस ने उनको कहा सड़क खाली करो। यानी एक आज़ाद भारत में हमारी मजदूर महिलाएं, हमारे मजदूर भाई, वो अपनी मांग भी नहीं उठा सकते, अपनी मिनिमम वेज की मांग नहीं कर सकते। वो महिलाएं कह रही हैं कि हमें गुड़गांव में 400 रुपये का किलो गैस मिल रहा है, महंगाई बहुत है, हमारा काम नहीं चलता, और ये बोर्ड पे लगाया जाए मिनिमम वेज। लेकिन सरकार जो है बड़ी प्रचार कर रही है कि ये लेबर कोड अच्छे है, हमने रिव्यू कर दिया, इतना बढ़ा दिया, जबकि उसके तहत तो और ज़्यादा बढ़नी, मतलब वो तो और ज़्यादा कानूनों को ख़त्म कर रहे हैं कि आप बोल ही नहीं सकते। तो ये जो है बहुत ही तानाशाही है। हम आज ज्योतिबा फूले के जन्मदिन पे ये मतलब आज बाय चांस ज्ञापन ये दे रहे हैं, और उन्होंने जो है महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई और इक्वलिटी आए। लेकिन जो महिलाओं को, दलितों को सेकंड दर्जे का सिटीजन माना जाता था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। आज मजदूरों की स्थिति क्या है? वो बिल्कुल नारकीय जीवन जी रहे हैं। तो 80% मजदूर आज़ाद भारत में, मतलब श्रम की जो इतनी बेकदरी हो रही है, उनको काम नहीं दिया जा रहा। और वो जो है जैसे मनरेगा भी बंद कर दिया इन्होंने, कोई जो है LO ये बैठे हैं, और जो पहले कमाई थी वो भी कम हो गई। तो इसके जो दमन है, ये एटलीस्ट जो पुलिस दमन है आंदोलन में, जो एक धारा 144 लगा के कह देते हैं 4 से ज़्यादा मजदूर इकट्ठे नहीं होते, कंपनी मालिक वाले पुलिस को ले आते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। डेमोक्रेसी में इस तरह तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। मजदूरों को अपनी आवाज़ उठाने का, आंदोलन करने का हक होना चाहिए। मैं सुदेश कुमारी, जन संघर्ष मंच हरियाणा की स्टेट की महासचिव। मैं कॉमरेड फूल सिंह, राज्य प्रधान जन संघर्ष मंच हरियाणा। आज जो इसके गुड़गांव में कई कंपनियों ने इस बात का प्रचार कर रही है कंपनियां कि भाई हमने मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, उनकी मांग थी उसकी पूरी करने, भाई हमने पूरी कर दी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, कुरुक्षेत्र के पेहोवा में आग लगने से लगभग 15 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैल गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। प्रारंभिक जांच में कंबन मशीन से निकली चिंगारी को आग का कारण माना जा रहा है। यहाँ
जैसे हमें एकदम दूरभाष पे सूचना मिली थी कि कुछ खड़े गेहूं में आग लगी है। तो यहाँ मौके पे आके हमने देखा तो कम से कम 15-20 एकड़ ज़मीन खड़े गेहूं के वो जड़े हुए थे। और वो जो रकबा है वो गढ़ी सिंगा का और बोरसदा का कुछ बताया जा रहा है। कल पटवारी द्वारा तस्दीक करवा ली जाएगी। लेकिन मौके पे ही ट्रैक्टर था और किसानों की सूझबूझ से बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया है। किसानों ने मौके पे ही ट्रैक्टर चला दिए थे। और मेरी सभी किसानों से अपील है कि इस तरह का थोड़ी सावधानी बरतें, कटाई के टाइम भी और वैसे भी गेहूं में निरीक्षण करें। 15-16 एकड़ का नुकसान हुआ है। 7 किले मेरे हैं और 4 किले चंदन सिंह के हैं और 4 किले इधर ये बोर सैदा के हैं। अजीत उनको ठेके पे दे रखी है। आपका क्या नाम है? हरदीप सिंह। कुछ जो ट्रैक्टरों के साथ में वाइब हुई है उसकी वजह से बस वो जुताई करी, उसी से कंट्रोल हुआ। वो भी काफ़ी नुकसान है। बीच में जुताई करी, फिर कुछ आग लगी, कुछ जुताई होगी। फायर ब्रिगेड पुलिस प्रशासन पहुंच गया था? आए थे पुलिस प्रशासन भी, तो लेट ही आए फायर ब्रिगेड। तब तक तो हमने काबू कर ली थी। क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से ही मांग करते हैं कि मुआवजा दे, जैसे नुकसान हुआ है इसका मुआवजा दे सरकार। एक तो क्षतिपूर्ति पोर्टल में जैसे आग जले हुए का बताते हैं अभी इसमें है। ये होना चाहिए। जो आग जैसे एक्सीडेंटली आग लग गई, ये उसमें मुआवजे में होना चाहिए, ज़रूरी है ये, खास करके गेहूं की फसल में। तो इसका पोर्टल खुला रहना चाहिए। इसका पोर्टल खुला रहना चाहिए। क्षतिपूर्ति वाला पोर्टल खुला ही रहना चाहिए। हमारे पास डायल 112 से 2:27 पे मैसेज आया था कि बोरसदा के पास यहाँ पे खेतों में आग लगी हुई है। तो हम यहाँ मौके पे पहुँचे। 10 से 12 मिनट में हम यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पर आके हमने देखा कि आग काफ़ी तेज़ थी, जिसमें 3 किले जो है तिलक राज जी के जल चुके हैं, 7 किले हरजीत जी के हैं और 3 किले चंदन सिंह के हैं। और आग को मौके पे कंट्रोल कर लिया गया है, जिससे पास में खड़ी हुई फसल को बचा लिया गया है। हवा काफ़ी तेज़ थी और साथ में 2 किले जो मक्की के थे, उनकी सहायता से भी आग को मौके पे कंट्रोल की थी। भिवानी में श्रुति चौधरी ने महिला आरक्षण को केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि 2029 के चुनाव में महिलाओं को 1/3 हिस्सेदारी मिलेगी। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से महिलाओं को सशक्त किया है। बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सब आए हो यहाँ पे। और ये आपको इसलिए आज यहाँ पे निमंत्रण दिया आने के लिए, क्योंकि एक बहुत ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होने जा रहा है, जहाँ पे 50% जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए जो महिला पॉपुलेशन है, लोकसभा में 1/3 1/3 रिजर्वेशन, लोकसभा और विधानसभा में जो अमेंडमेंट अब पास करा जा रहा है कि उसके तहत अब आने वाले चुनाव में 2029 में अब जो पार्टिसिपेशन होगा वो 1/3 हमारी महिलाओं का। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और बाकी पार्टीज़ ने खाना पूर्ति करी और पास भी किया, लेकिन किसी ने इसका जो सिरे चढ़ाने का काम नहीं किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उनकी विजनरी लीडरशिप में, डिसाइसिव लीडरशिप में ये एक और माइलस्टोन कदम, ऐतिहासिक कदम उन्होंने ये उठाया। और पिछले 11 साल की मेहनत लगातार, जहाँ पे हमारी ग्रामीण शहर की जो महिलाएं वो सशक्त हों, इस प्रकार से पिछले 11 साल
प्रोग्राम्स चलाए गए कि चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा हो, चाहे बैंक लोन्स के द्वारा हो, चाहे खाते खुलवाने की बात हो, चाहे एलपीजी गैस या जो भी जितने सारे, चाहे हमारा ऐतिहासिक जो प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिंग अनुपात, अब पहली बार जो है हमारा जो नेशनल एवरेज है उसको वो अब 1000 से ऊपर जा चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं तमाम हमारी जो देश की प्रदेश की महिलाओं को ये एक निमंत्रण देती हूँ कि इसको पर्व के रूप में इसको मनाया जाए, क्योंकि आने वाला टाइम अब पूरा जो है, अब आप देखेंगे कि जो डिसीजन मेकिंग जो टॉप रैंक्स में एक द्वार जो खुला है, जहाँ पे हमारी बहुत केपेबल और जिसको कहते हैं हमारी जो महिला वर्ग है वो आगे बढ़ने का काम करेगी। और इससे जब 50% पॉपुलेशन भागीदारी में इस प्रकार से आ जाएगा तो मैं मानती हूँ कि लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीज़ों में भी बहुत बदलाव दिखेगा। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जो एक्चुअल जो वर्कफोर्स है वो हमारी माताएं बहनें हैं और उनको टॉप लेवल्स पे जब उनका योगदान होगा लीडरशिप रोल्स में, इतनी सारी हैं। हमारा तो प्रदेश वैसे भी, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये प्रदेश एक हमारा, यहाँ पे बदलाव हम लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं और समाज में जो चेंजेस हैं, चाहे अब आप देखिए कि हमारी पगड़ियाँ ही जैसे। फिलहाल हरियाणा बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए लोकल 7 न्यूज़ के साथ।